morning and a very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, लेकिन हमारी सियासी क़यादत आज कौमी असम्बली में बाहिम दस्तो गरिमा नजर आई। कौमी असम्बली में आज एक दूसरे पे जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी की गई, उससे करोड़ों पाकिस्तानियों को तकलीफ पहुंची है। मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, लेकिन हमारी सियासी क़यादत को दहशतगर्दी के मुकाबले के बजाय एक दूसरे से स्कोर सेटल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस सानहे पर मिल बैठने की दावत दी थी, जबकि आज बैरिस्टर गौहर खान ने भी मिलकर आगे बढ़ने का कहा। बदकिस्मती से ख्वाजा आसिफ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने जवाब में फिर तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से जाफर एक्सप्रेस का मामला शुरू हुआ है। हमारी अफवाज ने तमाम दहशतगर्दों से निमटा, लेकिन जिस तरह से PTI इस मामले पर प्रोपेगेंडा करी है वो इंतहाई शर्मनाक है। जरा देखिए। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी है जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। ये इनके अकाउंट से, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ हुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। दूसरा जो है वो पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयाम। आपने जाफर एक्सप्रेस और BLA में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिए। देखें ये दहशतगर्दों के साथ है, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं, मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ को भरपूर जवाब दिया। असद कैसर ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस सानहे पर अफसोस और मज़म्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस पर ईवान को इत्मीनान में लेने के बजाय PTI पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है। PTI उनके आसाब पर सवार है। तकरीर निकालने कितनी मरतबा बलूचिस्तान का नाम लिया। वज़ीर दिफा के हवाले से उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। आज एक माहौल बनाते, आप बात करते हैं एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना PTI में आपकी तकरीर आप सुना रहे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो PTI के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। अपोजिशन इत्तेहाद ने रमज़ान मुबारक में मुतफ़िका लाहे अमल बनाकर ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश तेज़ कर दी है। इस हवाले से महमूद अचकज़ई और अख्तर मेंगल के बारे में कहा जा रहा है कि वो अडयाला जेल जाएंगे और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ इस वक्त JUIF को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करने की ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से दोनों जमातों की बातचीत जारी है, लेकिन कुछ दिन कबल हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया था कि मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 2 दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर अख्तियार वली ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ बातें की, वो भी देख लीजिए। मौलाना साहब ने इनको बोला है कि सबसे पहले इलेक्शन ऑडिट पे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। ये वहाँ से पीछे हट गए क्योंकि उनका माले मसरूका इनके घर में पड़ा हुआ है, इमरान खान के पास पड़ा हुआ है। 1 नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब ने इनको ये भी शर्त रखी है इत्तेहाद के लिए कि अलल ऐलान आप लोग मुझसे माफी मांगेंगे। सलमान अकरम राजा ने फिर खुद बोला है कि हमें कोई जरूरत नहीं, हम अकेले चलेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत इस वक्त हुकूमत के साथ खूब मिल रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कल ख्वाजा आसिफ से फिर मुलाकात की। आपको याद होगा पहले एक मुलाकात हुई थी जिस पर उनको बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर रद्द अमल का सामना हुआ था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल भी कल शेर अफजल मरवत से मिले और उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी। दोनों के दरमियान क्या बात हुई वो भी देख लें। कौन है बंदा जिसने आपको निकाला है? सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? सलमान राजा। सलमान राजा। अब सलमान राजा को क्या पता है सियासत किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ इसको अब पीपल्स पार्टी का चेहरा होना चाहिए। बाकायदा दावत देता हूँ शेर अब्दुल मरवत साहब को कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी में है नहीं। मैं नबील गबोल भाई की इस पेशकश का खैर मकदम करता हूँ। आप कबूल भी कर रहे हैं? यार खुदा का खौफ करो ना, मेहरबानी करो। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले जो ख्वाजा साहब अकाउंट दिखा रहे थे वो वाकई PTI का ऑफिशियल अकाउंट है और ये ट्वीट्स वहां से हुई हैं? पता नहीं ये कौन सी ट्वीट की बात कर रहे हैं, मगर PTI ऑफिशियल सबको पता है कि PTI ऑफिशियल PTI का अकाउंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राइट, सो उसमें ये कहा गया कि औरतों को उन्होंने जाने दिया है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन थी,
और ऐसा लग रहा है कि आप दहशतगर्दों के बारे में एक अच्छी बात कर रहे हैं। ये ट्वीट हुई है वहां से? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के हवाले से अच्छी बात नहीं कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने बहसीयत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और तर्जमान, ये जैसे ही ये वाकया रोनुमा हुआ, ये सानहा, ये ट्रेजेडी, ये दहशतगर्दी, बड़ा सख्त किस्म का मजम्मती बयान भी दिया और अपने जवानों के लिए, अपने पाकिस्तानी कौम की औरतें, बच्चे, सब के लिए दुआएं जो है और उनकी खैरियत से, बाजियाबी के हवाले से और दहशतगर्दी के वाक़े और दहशतगर्दी की मजम्मत के हवाले से वाज़ेह बयान दे दिया था। मेरे ख्याल में मेरा जो बयान था, जो कि बहुत से चैनल्स ने चलाया भी और हमारी पीटीआई ऑफिशियल पे भी मौजूद है, उसके बाद इस किस्म की फजूल गुफ्तगू का कोई तुक नहीं बनता है। ये बेमौका जो गुफ्तगू थी, बेहुदा गुफ्तगू थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ थी, है और रहेगी। ऐसे हालात में जब आप यू हैव फेल्ड टू डिलीवर, यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट, गरीब लोग थे, पंजाब के लोग थे, बलोचिस्तान के, सिंध के, मुसाफिर, मुलाजिम, ये आपकी जिम्मेदारी थी। यू फेल्ड मिजरेबली, यू शुड रिजाइन। प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। आप मेरी बात सुने, देखें, ये रिजाइन इनके बनते हैं। ये बलोचिस्तान में पाकिस्तान की तारीख के अंदर पूरी ट्रेन कभी अगवा नहीं हुई है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर तो बलोचिस्तान के अंदर क्या खतरात हैं, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पता, बलोच गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या क्या वहां पे वो कोई पीसफुल एरिया तो नहीं है, वहां तो इस किस्म के इश्यूज होते रहते हैं। उसके बावजूद मतलब है कि ये इतनी बड़ी वो और एम्बैरेसमेंट क्रिएट की इन्होंने स्टेट के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे बंदे शहीद हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत लोग हैं। और उसके बाद हम समझते हैं, देखें, पर ये हम समझते हैं कि ये ऐसा मौका है जिसपे कौम को मुतहद होके, तमाम लोगों को इकट्ठे होके, अपने जवानों के लिए जिनकी जाने गई है, वो कौम के मुहाफिज हैं, वो तमाम सिविलियन जिनकी जाने गई है, जो कि इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें कौम को इकट्ठा होना है, उसके पीछे खड़ा होना है, सबको मिलकर मजम्मत करनी है। और वो शुरू होती है हकायक तस्लीम करने से, वो शुरू होती है अपनी गलती मानने से, वो शुरू होती है अपनी नालायकी मानने से। मान ले कि आपसे वो फेलियर हुआ है आपका, ठीक है, ये बात आपकी सही है कि रिस्पांसिबिलिटी जरूर किसी को लेनी चाहिए, उनको यकीनन रिजाइन भी करना चाहिए, बट इतनी रिस्पांसिबिलिटी तो पीटीआई की भी है। देखिए, उस वक्त मुश्किल में था पाकिस्तान, फौज ही के लोग थे जो उस वक्त भी लड़े थे, उन्होंने यहाँ से निकाला। आई नो आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ अकाउंट्स थे जो कि इस किस्म की बातें कर रहे थे जो कि बिल्कुल नाजेबा थी। यस, बहुत सारे मामलात पे पीटीआई के ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारे मामलात पे वो ठीक भी है ग्रीवेंसेस, लेकिन ये मौका नहीं था। अकाउंट को देखें, मैं कोई अगर ये कोई पर्सनल कैपेसिटी में करता है तो करता रहे, मुझे उसका नहीं पता। हो गया पीटीआई के मगर आप देखें, आप देखें, सेक्रेटरी जनरल को देखें, चेयरमैन को देखें, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को देखें, हमारे सदूर को देखें, आज हमारी असेंबली में स्पीचेस देखें, ठीक है, हमारी पार्लिमानी पार्टी को देखें, क्या स्पीचेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की? क्या जवानों के को खिराज तहसीन पेश नहीं किया? क्या जवानों के साथ जो यकजहती का इजहार नहीं किया? क्या नहीं किया? सिर्फ आप चंद अकाउंट्स को मतलब है और चीजों को वो मुतनाज़े करके तो आप समझते हैं कि हमारी कमिटमेंट जो है उसको आप वो करना चाहते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुत्तफ़िका करारदाद आई, सब उसमें शामिल थे। यकीनन दहशतगर्दों की मजम्मत ही है, आपने खुद की, सबने की, आई एग्री विद यू। लेकिन जो अगेन जो एक तासुर है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, नॉट अबाउट पीटीआई, थ्रू आउट बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, मीडिया में भी हैं वो लोग, दूसरी तरफ भी हैं जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं दहशतगर्द के खिलाफ। वो कहते हैं इसको और मामलात हैं। उस हवाले से क्या होना चाहिए? जो आदमी जो है, जो मेरे मुल्क के बच्चों का, औरतों का, जवानों का कातिल है, जो मेरी फौज के जवानों का को शहीद करने वाला है, हमारे सिविलियंस को शहीद करने वाला है, बेगुनाहों मासूमों को, मुसाफिरों को मारने वाला है, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ना थी ना होगी। दहशतगर्द के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हम बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं रखते ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि बेगुनाहों को, मासूमों को के साथ ये करते हैं। दहशतगर्द तो नासूर है, दहशतगर्दी नासूर है इस मुल्क के लिए। और मैं तो आप जाती तौर पे जानती हैं, मैं तो सारी जिंदगी दहशतगर्दों से लड़ता रहा। मैं तो किसी कीमत पे जाती हैसियत में भी, पार्टी
की तो एक बड़ा क्लियर लाइन है दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं जाती हैसियत में बड़ा हार्डकोर, बड़ा सख्त हूँ इस मामले में। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। मुल्क को तबाह करने वाले हैं। वी कंडेम देम और आई होप के ये लोग जल्दी पकड़े जाए और इनका कला कवा किया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और वही इस नालायक निकम्मी सरकार की जिम्मेदारी है, राइट। ना कि हम पे कीचड़ उछाले बैठ के अपना मुंह उधर करें और जाके काम करें। बेशक चोरी का मैंडेट है, स्टोलन मैंडेट है, कुर्सियां पे बैठे तो को हया कर लो यार। आज बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि एपीएस जैसा वाकया हुआ उसके बाद सब इकट्ठे हो गए, नेशनल एक्शन प्लान बना, आप लोगों ने अपना धरना उठा दिया था उस वक्त। एक हमें बिल्कुल यूनानिमस किस्म की सूरत हाल नजर आई थी। एक तो उन्होंने ये कहा कि लगता है कि हम जो हमने अचीव किया था वो शायद हम खो रहे हैं। डू यू एग्री कि हमें दोबारा उसी तरीके से जरूरत है कि इकट्ठे हों? देखिए बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे सब इकट्ठे हो गए। आपको याद है खान साहब का भी आपको किरदार याद होगा, सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का मजाक उड़ा दिया। नेशनल एक्शन प्लान की शिकों में से कितनी शिकों की पाबंदी करते रहेंगे? बहुत सी शिकें ऐसी हैं जो इनके अपने सूबे में वॉलेट होती रही हैं। क्यों करते रहे? उसको लेटर एंड स्पिरिट में कराते ना इम्प्लीमेंट। मैं देखता कि ये चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये तो उन्होंने कागज का टुकड़ा बढ़ा के ना हवाज कर देता। दैट्स व्हाई ये चीजें यहाँ तक पहुंच गई। राइट। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा से मुतालिक जो JIT है उसमें जिन PTI के लोगों को बुलाया गया है उसमें आपका नाम भी शामिल है। आप से बातचीत हो गई है या अभी होनी है? नहीं, मुझे तो नोटिस ही कोई नहीं मिला जी। पता नहीं कितने नोटिस ध्यान देने तक रिसीव करा के आ जाते हैं और क्यों करा के आ जाते हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। ये कह रहे हैं कि मुखालिफ रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा, क्या नॉनसेंस स्टूपिड किस्म की बात है। हम पाकिस्तानी हैं, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये सब कुछ हमारा है। हर पाकिस्तानी की तरह, जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों का हमारा भी है। हम इस मुल्क के लिए जान दे सकते हैं और इस रियासत की खुशहाली के लिए जो है वो हम सब यहाँ तक मेहनतें कर रहे हैं। जब मुझे कोई नोटिस आएगा जी मैं देंगा ना, जवाब देंगा, मैं जाऊंगा भी सही। वाई नॉट? ये कौन सा हमको दाना खासा कोई जो है वो उसके कोई दुश्मन है क्या है? बुलाया हम जरूर जाएंगे। जब मैं नोटिस मिल जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बंदा जिसने आपको निकाला सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? सलमान राजा। सलमान राजा। अब सलमान राजा को क्या पता है सियासत किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ इसको अब पीपल्स पार्टी का चेहरा होना चाहिए। बाकायदा दावत देता हूँ शेर अब्दुल मरवत साहब को कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी में है नहीं। मैं नबील गबोल भाई की इस पेशकश का खैर मकदम करता हूँ। आप कबूल भी कर रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो ना, मेहरबानी करो। अभी मैंने आपको क्लिप भी दिखाया शेर अफजल मरवत का, जो अब वो नबील गबोल के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। हर जगह ही कर रहे हैं वो PTI के खिलाफ। आपके भी ऊपर काफी इनायत है, आपके काफी ज्यादा दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। शेख साहब खैर है? इट्स ऑल राइट जी। मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई काम ठीक कर रहे हो तो फिर आपको एहसास होता है कि आपकी मुखालिफत है। जब आप काम कर ही ना रहे हो तो आपका कोई मुखालिफ क्यों होगा? जब आप कुछ करते हैं तो लोग आपके मुखालिफ होते हैं ना, नंबर 1। नंबर 2, आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात की तो मेरे दिल में नहीं है कि वो क्या मुलाकातें कर रहे हैं। वो क्योंकि एक्सपल्शन नोटिफिकेशन हो गया था तो उसके बाद वो आज़ाद है, वो जिसको मर्जी मिल सकते हैं जी। हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वजह क्या है जो PTI छोड़ के जाता है वो बिल्कुल ही दुश्मन क्यों बन जाता है? बाकी पार्टी से भी लोग गए, मिफ्ता इस्माइल गए, PMLN से शायद खाकान अब्बासी गए, वो इस तरीके से नहीं तनकीद करते जो PTI के जाने वाले लोग करते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारी पार्टी में बड़े बड़े वाइब्रेंट लोग हैं और अपनी उनकी टेंडेंसीज होती है। वो जब फिर वो जहाँ भी जाते हैं बस वो फिर उसी इसमें परफॉर्म करते हैं। बट मेरे इल्म में नहीं है कि अभी तक वो किसी कहीं और गए हैं। मगर ये है कि हाँ, मैंने गुफ्तगू सुनी है और एंजॉय किया है गुफ्तगू सुनकर, या गुस्सा आया है? जी, मैंने कहा मरवत साहब की गुफ्तगू सुन के एंजॉय किया या गुस्सा आया? नहीं, देखें, हम जिन पोजीशंस पे बैठे हैं, जिन जिम्मेदारियों पे बैठे हैं, ये अपने ज़हन में रखिएगा। गुस्सा बहुत आसान चीज होती है और लोग गुस्से आ जाते हैं, लोग इस पर रिएक्ट करते हैं। मगर जो जिम्मेदारियां हम पे हैं वो हमें ये इजाजत नहीं देती कि हम इस किस्म का रिएक्ट करें। तो कई दफा चीजें एंजॉय करते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है और मैं ये समझता हूँ कि हर चीज को आपको बहुत सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। राइट। सो अब क्योंकि दहशतगर्दी की बात हो रही थी, माजी में ये बात कही गई थी कि एक ऑपरेशन
टारगेटेड खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़रूरत है। जो दहशत गर्दी होती है, आपको पता है उसके ताने बाने थ्रू आउट होते हैं। अगर बलूचिस्तान में हो रही है, नेक्सस कहीं और से आ रहा है। अब जबकि आप नेशनल एक्शन प्लान की रिवाइवल की भी बात कर रहे हैं, तो एक अगर टारगेटेड ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में होता है तो कोऑपरेट करेगी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट? देखिए, इस वक्त तक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत है, उनकी गवर्नमेंट बड़ी जाफशानी से ये जंग लड़ रही है और सिक्योरिटी के इदारों को मावनत दे रही है। पुलिस वालों की आप शहादतें देख लें कैसे हो रही है। आप देख लें कि बहुत से इलाकों में दहशत गर्द अगर आ रहे हैं तो उनसे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस डील कर रही है। तो अगर कोई मौका ऐसा पहुंचा जहां कोई दहशत गर्दी इस हद तक चली गई केपी में, तो फिर इनकी पार्लियामेंट यहाँ पे मौजूद है, सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बली मौजूद है, उधर से नेशनल असम्बली मौजूद है। अगर कोई ऐसा काम करना चाहे तो वो केपी की गवर्नमेंट और केपी की आवाम का ओन हो, और उसके लिए उनका शामिल होना उस कंसेंट में और उनका ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। और हर सूबा अपने हवाले से फैसले कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल को पैदा होती है तो अवाम को, इनकी हुकूमत को, अवामी नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लें, उसके बाद मिलकर फैसला करें जो करना है। और जो चीज मिलके होती है ना जी, किसी भी फोर्स के पीछे, चाहे पुलिस है, चाहे फौज है, चाहे कोई और इदारे हैं, और ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब कौम और अवाम पीछे खड़ी होती है। और उसका बेहतर तरीका यही होता है कि यू शेयर थिंग्स विद देम, यू टेक देम ऑन बोर्ड, यू डिसाइड एंड देन पीपल सपोर्ट यू ऑन दैट। राइट। सो खैबर पख्तूनख्वा में अगेन आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर की हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, आपके अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन लग रहा है कि इस वक्त कुछ लोग उनके मुखालिफ हैं, जैसे पूरा ग्रुप बन रहा हो। मुंतखब अरकान ने कहा कि वो खुश नहीं है सूबे में हुकूमती कारकर्दगी पर, मायूस हैं। व्हाट डू यू से? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। कौन से वो मुंतखब लोग हैं जो मायूस हैं? इनका जो हाउस है, जो किसी भी वज़ीरा का हाउस होता है, वो होता है प्रोविंशियल मेंबर्स के ऊपर होता है। और एमपीएस, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है, मेजॉरिटी एमपीएस वो खुश भी है। दूसरी बात ये है कि जो परफॉर्मेंस आपने ईयर बुक पढ़ी होगी, हमने सबसे शेयर की है, वो भी आप देख लें कि केपी की गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तीसरी बात यह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी सूबे में हो, एमएनए एमपीएस जो होते हैं वो देखें ना, एमपीएस ओन करते हैं कि ये सूबाई हुकूमत के हम स्टेक होल्डर्स हैं। एमएनएस कहते हैं कि हमारी भी पार्टी है और हमारा भी कुछ स्टेक है। ये चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न, इमरान खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर। 2 दिन पहले आपको पता होगा कि उन्होंने अपना पैगाम भेजा थ्रू सलमान अकबर राजा साहब, who said कि खान साहब is happy with the performance of the KP government and plus he has his full trust in the KP chief minister. This is what I didn't say. मैं कहूँगा कि लोग कहेंगे कि वो इमरान खान साहब ने कहा। ठीक है। सो अभी जो भी रीजंस हैं, मगर लग ये रहा है कि नियर फ्यूचर में अभी खान साहब तो जेल से बाहर नहीं आएंगे। पार्टी के अंदर जैसे कि अभी हमने मरवत साहब को डिस्कस किया, बात करें जी, खैर वाली बात बट एक लग रहा है सो पार्टी सस्टेन कर लेगी थोड़ा। अगर लंबा अरसा हो जाता है, लेट्स से साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, तो विल इट बी एबल टू सस्टेन? अल्लाह ना करे कि ये जो है ये बरबरियत फसाइयत और इतना चले। और हम खान साहब को बाहर लाना चाहते हैं और खान साहब के साथ ही इस पार्टी का रिवाइवल भी है और सर्वाइवल भी है। बट आपने ये कहा था हमारे प्रोग्राम में कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज नहीं करेंगे फॉर द रीज़न कि फिर उसको कोई मिस यूज़ कर लेगा, और ये काफ़ी लोगों का ओपिनियन है पार्टी के अंदर, आप समेत। बट एक अलीमा खान साहिबा चाहती हैं और दीगर लोग चाहते हैं कि अडयाला के बाहर ही एहतजाज हो। किसी वक्त पे इस ऑप्शन पे भी गौर की जाएगी? ये सेक्रेटरी जनरल साहब का इख्तियार है जी। इमरान खान साहब की कॉल अगर आ जाती है तो फिर तो आपको पता है कि 1-1 कबूल करनी है, उस पर तो कोई सवाल हो नहीं सकता है। मगर जो कंसर्न्स हैं, जस्ट बिकॉज के लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे, वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम कीपिंग दोस कंसर्न्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। जो लीगल टीम है उससे जो लीगल, अगर इन कंसर्न्स के बावजूद देखें, इन कंसर्न्स के बावजूद अगर इमरान खान साहब कहते हैं करना है, सेक्रेटरी जनरल साहब फैसला करके कन्वे कर देंगे, हो जाएगा। इसमें क्या बात है? जो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कंसर्न नहीं है। मैंने को 4 बंदों को खुश करने के लिए, हुआ के लिए वो बयान क्यों नहीं देना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान की सेफ्टी और ऐसा इम्पैक्टफुल एहतजाज जिसमें वर्कर खान ये खैर खैरियत से चीजें हो और किसी को उसका फायदा उठाने का मौका ना मिले। जिस काम के लिए हम करें, हमारा वो मकसद पूरा हो। तो कंसर्न है, होती रहती है, सबकी होती है, बहुत सौ की होती है।
मगर जब खान का हुक्म आ जाएगा तो फिर ये कोई क्वेश्चन नहीं। अभी तक नहीं कहा खान साहब ने, सेक्रेटरी जनरल डिसाइड करते हैं। अभी तक उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि फैसल चौधरी ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि करो एहतजाज, मगर वो फैसल चौधरी को इख्तियार नहीं ना इस किस्म की स्टेटमेंट देने। सो अभी तक नहीं कहा ऑफिशियली, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ऑफिशियली हमें कोई नहीं कन्वे हुआ जी, जब कन्वे होगा तो सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद है, मेरा तो काम नहीं है इसमें। वो तो जो हुक्म होगा हमारे लोग पहुंच जाएंगे जी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अशक साहब फॉर गिविंग अस टाइम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इस करारदाद में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया गया है। करारदाद के मुताबिक ऐवान जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है उसमें तमाम ऐवान दहशतगर्द वाक़यात की जितने भी वाक़यात हैं उनकी मज़म्मत करता है। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती से मुतसादम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान को बनाने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। ज़रा देखिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैन अल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाक़े करते आ रहे हैं। ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई सियासत नहीं होता, और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं असल में उनका कोई मजहब नहीं होता। हम कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जिन्होंने कल का वाकया। जिस वक्त जाफर एक्सप्रेस का ये तमाम मामला चल रहा था उस वक्त साथ साथ हमें ISPR से अपडेट्स भी आ रहे थे। जिस वक्त ऑपरेशन कंक्लूड हुआ उसके बाद DG ISPR ने एक डिटेल्ड किस्म की बातचीत की। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि अब रूल ऑफ द गेम्स चेंज हो चुके हैं। लेट्स वॉच हिम। अफ्रीका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस की जानिब से बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक बयान जारी किया गया है। सिख फॉर जस्टिस के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलविस है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। भारत खुफिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत बैरून मुल्क न सिर्फ कत्ल के इक़दाम कर रहा है बल्कि इंतहा पसंदी और सरहदबाद दहशतगर्दी में भी मुलविस है। भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर सफारती और सिक्योरिटी पाबंदियाँ लगानी चाहिए। नजर ये आ रहा है कि दुनिया भारत की खुफिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर आंखें बंद नहीं कर सकती। भारत का एहतसाब ना किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज़्यादा मासूम जाने ले जाएगा। बहुत सारे मामलात हमें नज़र आ रहे हैं इकट्ठे डेवलप होते हुए, लेकिन कुछ और ऐसे लोग जो कि इस मामले में विक्टिम थे वो क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए। Brigadier Haris Nawaz and Qamar Cheema Saab, thank you so much both of you gentlemen for joining on the program. I'll start with you, Brigadier Saab. जो उन्होंने कहा DG ISPR ने कि rules of the games अब change हो जाएंगे, ये किस तरीके मतलब what do we expect? देखिए इसका मतलब है कि जाहिर है कि they will have a different strategy to deal with it, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसको जिस तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है उनसे भी मुज़ाकरात में हमारा भी गोइंग वेरी डायरेक्ट टॉक, वो भी उनसे बात की जाएगी। उसके बाद अमेरिकन से बात करेंगे, इजराइल इंडियन जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं और काबुल में बैठ के जो उन्होंने ये प्लान किया इसकी भी बात की जा रही है। ये सारी चीज़ों में बात की जाएगी और साथ इनको हैंडल कर सकें। एक शायद 3-4 स्ट्रैटेजी अफगान जितने हमारे बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी है उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे ये जितने लोग हैं ये टेररिस्ट हैं इनके खिलाफ तो सख्त ऑपरेशन होगा और इसमें कोई इनसे रियायत नहीं बरती जाएगी।
उसके बाद हमें ये चाहिए कि इनके लिए कोई एक पैकेज देखें जो हमारे वहाँ के बलूचिस्तान के गरीब आवाम है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो गुर्बत की वजह से ये फॉल प्रे टू दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको थोड़े बहुत पैसे देके इनसे ये धमाके कराती हैं, बेचारों को ले जाके चटले मैदानों में इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते और कहते हैं मिसिंग पर्सन है, ये वो किया जाएगा। फिर हुकूमत भी आई थिंक अभी एक इस्तेकाम में पूरी कौम को इकट्ठा किया जाएगा इलीगल स्पेक्ट्रम के लिए, जो कुछ हो सकता है इन्फ्लुएंशियल टेररिज्म होता है, इसको रोकने के लिए पूरी बंदी की जाएगी। तो जैसे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, तो तभी हाल होगा। अदरवाइज देखें चीफ मिनिस्टर है, हम टेररिस्ट को मारते रहेंगे, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे, कुर्बानियाँ देते रहेंगे, लेकिन अगर मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है फिर पूरी कौम इकट्ठा खड़ा होना होगा। तमाम एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर सब आके इकट्ठे होके यकजमान होके हम इसके अगर इसके खिलाफ खड़े हों तो हम इस पे कामयाबी हासिल करेंगे। ये बहुत जरूरी है, और इसके बगैर इस वक्त प्रॉब्लम का मसला हल नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ कमर चीमा भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम इंटरनेशनल रिएक्शन भी देख रहे हैं। यूएसए की तरफ से क्लियरली कहा गया कि हम इस आउटफिट को समझते ही एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो एक सॉफ्ट स्पॉट हम कहीं ना कहीं माजी में देखते रहे हैं, उसके हवाले से क्या करना होगा पाकिस्तान को? पहली बात तो ये है कि देखना है कि हमारे खित्ते में कौन सॉफ्ट स्पॉट रखता है दहशतगर्द जमातों के लिए। ना तो भारत की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है, ना ही अफगानिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है मेरे ख्याल से। तो मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, लेवल चेक करें कि उनकी कितनी सिंपैथीज है और वो क्या क्या सपोर्ट दे रहे होंगे। मेरा ख्याल है रूल्स ऑफ द गेम्स थोड़ा सा हमें ऑफेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। हम कब तक ये लोग हमें जब इनका दिल करेगा होस्टेज बना लेंगे। ये तो शुक्र है पाकिस्तान की कौम रेजिलियंट है, हम लोगों को पता है कि हमें ये दहशतगर्द है और इनको हमने पहले भी खत्म किया, आइंदा भी करेंगे। कौम भी कुर्बानियां दे रही है, फौज भी कुर्बानियां दे रही है। थोड़ा सा ऑफेंसिवली खेलना पड़ेगा, और ऑफेंसिवली एक तो डिप्लोमेटिकली देखिए इस हिस्से के अंदर एक रीजनल अप्रोच चाहिए हमें। मैं जिस चीज को बहुत देर से कह रहा हूँ कि देखिए इंडिया जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, इत्तेहादी फौजें निकले, तो इंडिया ने एक NSA लेवल का डायलॉग किया कि जिसमें अफगान तालिबान को ये मेक श्योर करने के लिए कहा कि उनकी सरजमीन किसी के ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल की होगी। क्या हमारे पास कुछ इस तरह का रीजनल मैकेनिज्म मौजूद है? मुझे नहीं लगता। हमारे तो बायलैटरल प्रोसेसेस खत्म हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि जब हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करेंगे, जब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वाकई हमें पता चलेगा कि हम इन लोगों को वहां हिट कर रहे हैं जहाँ से ये दहशतगर्दी जन्म ले रही है। राइट। सो ब्रिगेडियर हारिस, हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में रहे, ये हमने रिपोर्ट भी किया। उससे पहले भी हमने कई बार अफगानिस्तान को मैसेज दिया कि आपकी ज़मीन ना इस्तेमाल हो दहशतगर्दी के मामलात में। सो अब डिप्लोमेटिकली क्या करना होगा? एंड अगेन, क्या अब हम एक ऑपरेशन में तेज़ी देखेंगे बलूचिस्तान में? देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं इसको बहुत बढ़ाया जाएगा। उसके लिए इस्तेकाम की बात जो करते हैं वो भी सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम इनकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, अपने उनको लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट दे, ताकि जो उनके पास अमेरिकन साहब का लेटेस्ट एमुनिशन वेपन हैं उसको हम काउंटर कर सकें। नंबर 2 बात ये कि देखिए, हमें अब तक इस्लामाबाद में तमाम दुनिया के सफारतकार हैं, हमें चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उनको ब्रीफ करें तो व्हाट इंडिया इज डूइंग, अभी ये कॉन्क्रीट सबूत पेश करें और उसके डोजर को तैयार करें। किसको नहीं पता कि उनके डायरेक्ट हैंडल बातें इनसे कर रहे थे, ये टेररिस्ट उनके हैंडल से अफगानिस्तान के अंदर। और साथ हमें देखें, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किया अफगानिस्तान से। वी मस्ट, हमारा स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन जाए जिसकी हाई पावर्ड हो, उनको फैक्ट्स फिगर बताया, लास्ट वार्निंग दे कि अदरवाइज वी विल कम फॉर सर्जिकल स्ट्राइक एंड वी हैव टू डू इट। हम चाहते हैं कि आपके हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, आप हमारे जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात रखें, जो सॉवरेन कंट्रीज है, बट डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, इंडिया को अफगानिस्तान को इंडिया को वहाँ से कंटेन करें, रोकें इनको। और उसके बाद हम रीजन में बात की कमर सीमा करें। देखिए, पहली बात है, रीजन में हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर हैं, रशिया, चाइना। इनसे मुज़ाकरात कीजिए, ईरान और सेंट्रल एशिया से मिलकर अपनी भी कुछ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाएंगे रीजनल ममालिक कि हमने अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है। हमारा सारा इकोनॉमिक और डेवलपमेंट जो रुकी हुई है बिकॉज ऑफ ये अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान ठीक हो जाएगा तो हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट की हमें जरूरत करने की। और अमेरिका से बात करें सो इसमें फिर वाखान राहदारी का मामला भी आएगा। बिल्कुल, वो बात होनी चाहिए। साथ देखें, बात करें अमेरिकन से कि आप वेपन एमुनिशन सारा छोड़ के गए हैं, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, व्हाट डू यू वांट इट?
and we can understand why the weapon and ammunition had been left over there. It was ताकि अफगानिस्तान ट्रबलसम रहे, अफगानिस्तान में ये और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा आ जाए, वहाँ से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो और हमारा सीपीएफ ना बने, गवादरपुर ऑपरेशन ना हो और हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। बीइंग ए इस्लामिक यूरल कंट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए वो इसका फॉरम आपके पास है, यूनाइटेड नेशंस का फॉरम है, रशिया चाइना को बोलेंगे दे कैन इमीडिएटली कॉल फॉर एक सेशन वहाँ पर वो करें और अपने यहाँ पर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करें, उसमें फैसले कि हमने क्या कर रहे हैं, दुनिया का पता चले, इंडिया को पता चले कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग। साथ गुलबचन यादव को जो सजा हुई है इसको इसका इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, रिटर्न सेंड हिज बॉडी बैक टू इंडिया, लेट देम लेट सी फील के व्हाट हैपेंड। किसी मुल्क में सर्विस कमांड किसी ऑफिसर को भेजेंगे, वी हैव टू बिहेव लाइक एन रियल न्यूक्लियर स्टेट, वी हैव नेवर बिहेव्ड लाइक दैट। राइट। सो हमने ये भी देखा है कमर चीमा साहब कि बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल कंसिस्टेंटली अनरेस्ट ही है और उसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मुसलसल अनरेस्ट होने से किन कुव्वतों को फायदा होता है इंटरनेशनली? देखिए, जारी बात है वो उन कुव्वतों को फायदा होता है जो आपके इर्द गिर्द हैं, उन कुव्वतों को फायदा होता है जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो बेहतर होते हैं। जब हमारे यहाँ हमारी पोर्ट नहीं चलती, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं होता, तो जारी बात है दूसरे ममालिक को ये सारा चलता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कंप्लेन्स तो बहुत करते हैं, मैं भी कंप्लेन कर रहा हूँ, सवाल ये है कि जवाब कैसे लेना है, एक्ट कैसे करना है। मतलब चाइना से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या हम चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कुछ कर सके हैं? मुझे सिर्फ एक सिंपल सवाल का, मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। डिप्लोमेटिकली क्या हमारा रिएक्शन है इस चीज के ऊपर? हर बंदा चाहता पाकिस्तान तरक्की करे, हर मुल्क चाहता तरक्की करे, हो क्यों नहीं रही? हमारे पास दरअसल हमने बात करनी बंद कर दी है। हमने देखे हमारे पास कोई एडवोकेट नहीं है, आप सीधी बात माने, हम अपनी कहानी हमें नहीं सुनानी आती। मैं सिंपल, ये हमारा प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। एंड देन हम कब तक इस चीज का वेट करते रहेंगे? ये 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, हम कब तक वेट करते रहेंगे जी? वहाँ पे वेपन्स रह गए और अब हमें जो है वो उसका रिस्पॉन्ड करना है और हमें वो हमारा मुल्क हमारे खिलाफ है, वो हमारा मुल्क खिलाफ है, ये एक्ट करना पड़ेगा। काइनेटिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम दुनिया को पता है कि इनकी कैपेबिलिटी है, ये टारगेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऑफेंसिवली खेलना पड़ेगा। गवर्नमेंट हर चीज आउटसोर्स ना कर दे कि जी ठीक है ये भी सिक्योरिटी इदारों को दे दें, ये भी सिक्योरिटी इदारों को दे दें। थोड़ा सा बाहर फ्रंट फोर्स में गवर्नमेंट की भी तो अप्रोच हो। अगर आपको लाया गया है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आपकी क्या अप्रोच है? आपने इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, आपके इमीडिएट नेबर्स आपके लिए प्रॉब्लम है। तो चाइना से आप ट्रेड कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। अफगानिस्तान ने हालात खराब कर दिए हैं, इंडिया के साथ हो नहीं सकती। ईरान के साथ ग्लोबल सैंक्शंस हैं। मतलब हमारा तो एक होता है ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड के आप नियरेस्ट मार्केट से कर सकते हैं। नियरेस्ट मार्केट तो हमारे लिए बंद पड़ी है, अब तो उन्होंने उनसे कारोबार नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने घर में कारोबार नहीं कर सकते। ये हम कब तक कंप्लेंट्स करेंगे? जब तक हम एक प्रोएक्टिव ऑफेंसिव अपने हकूक के लिए 240-50 मिलियन लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें भी कुछ करना होगा। इसी तरह नहीं चल सकते। राइट। सो ब्रिगेडियर साहब, कल ये बात की भी DGSPI ने कि जो जिम्मेदारी है वो हुकूमतों की भी है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री है, खुद चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाक़े के? देखिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। आप मुझे बताइए कि KPK में जब हमने अनाउंस किया कि इस्तेहकाम करेंगे, तो PTI ने, JUIF ने और ANP तीनों हमारी जो KPK की पोलिटिकल पार्टी थे, दे अपोज्ड इट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक दफा भी जो है वो पेशावर नहीं गए हैं। ही डिड नॉट गो टू KPK। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है, बट आप प्राइम मिनिस्टर है, यू हैव टू गो एंड सिट विद द चीफ मिनिस्टर फॉर सॉर्ट आउट दिस इशू। थर्ड बात ये कि KPK गवर्नमेंट को सिवाय ये इंतशार के और वो कुछ कर नहीं रहे। ना वो उनको कोलंबो एजेंसी का मसला हल किया है, वो कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करने अफगानिस्तान में। मुज़ाकरात करने फेडरल गवर्नमेंट करेगी, you can become the part of federal government when you go for जाते हैं नेगोशिएशन के लिए। सो आपस में कम से कम पॉलिटिकल कंसेंसस कर लें पाकिस्तान के लिए। राइट। पाकिस्तान फर्स्ट के लिए आप पॉलिटिकल कंसेंसस करें और फाइंड अ सोल्यूशन। ये दो ईंट की मस्जिद सब बनी, ये नेवर रिजॉल्व पाकिस्तान इकोनॉमिक इशू एंड ये जो हमारी फाइनेंशियल और टेररिज्म के इशूज हैं, ऐसे रिजॉल्व नहीं होंगे। राइट, ऐसे रिजॉल्व नहीं होंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज एंड कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब जैसे जैसे डस्ट सेटल डाउन होगी, आपको नजर आएगा कि बड़े सख्त किस्म के डिसीजंस ले लिए जाएंगे इस मामले को
ना सिर्फ इसका के तह तक पहुंचा जाएगा, लेकिन ये भी इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा ऐसे ना हो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।